यूनाइटेड नेशन में लगातार एक के बाद एक वेस्टर्न कंट्रीज पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करती जा रही हैं, लेकिन इस रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? क्या प्रैक्टिकली एक पैलेस्टीनियन स्टेट उभर करके सामने आने वाला है, एग्जिस्टेंस में आने वाला है? हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब रिकॉग्निशन की बात हो रही है तो इजराइल की तरफ से लगातार वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो ये कह रहे हैं कि हम एनेक्सेशन करेंगे। एनेक्सेशन का मतलब ये है कि वो वेस्ट बैंक और गाजा को इजराइल में मर्ज कर लेंगे और एक बार फिर से इजराइल का एक्सपेंशन होगा। एनेक्सेशन के बाद ग्रेटर इजराइल की तरफ वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो अरब कंट्रीज हैं, खास करके गल्फ कंट्रीज में सऊदी अरब ने कहा है कि ये रेड लाइन होगा, यानी कोई भी फर्दर एनेक्सेशन अगर किया जाएगा तो ये रेड लाइन होगा, और अगर रेड लाइन होगा तो हम अब्राहम अकॉर्ड से बाहर निकल सकते हैं और कई तरीके के सैंक्शन जो है इजराइल के ऊपर लगाए जा सकते हैं। अगर अब्राहम अकॉर्ड से अरब कंट्रीज निकलती हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात अगर बाहर आता है, बहरीन बाहर आता है, सूडान बाहर आता है, मोरक्को बाहर आता है, और सऊदी अरब के साथ जो नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही है कि वो भी आने वाले टाइम में अब्राहम अकॉर्ड जो है इजराइल के साथ साइन करेगा, और जो कि डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टर्म का एक ड्रीम, उनका डील एक तरीके से आप कह सकते हैं, उनका प्लान है पूरे मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्यूचर कैसा मिडिल ईस्ट का हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसी सिचुएशन में वो अब्राहम अकॉर्ड को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन अगर एनेक्सेशन होगा तो अब्राहम अकॉर्ड नहीं रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप इसी बीच में इन ए फिक्स सिचुएशन में है, बहुत कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये बात बहुत ही क्लियरली कही है कि हम चाहते हैं कि पहले हॉस्टेजेस रिलीज हो, जो डेड हैं, अलाइव हैं, उनको हमास रिलीज करे, और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि सीज फायर हो, और सीज फायर के बाद उस तरीके का एक रोड मैप तैयार किया जाए जिसमें हमास को हटा करके हमास के अलावा कोई एक ऐसा मैकेनिज्म लाया जाए जो गाजा और वेस्ट बैंक का पूरा जो एरिया उसके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के अपने हाथ में आए, उसको संभालने की कोशिश करे और फिर एक टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ा जाए। इंडोनेशिया ने कहा है कि वो गाजा में अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजने के लिए तैयार है, और इसी बीच में अगर हम देखें तो टर्की और इजिप्ट काफी क्लोज आए हैं, उनके बीच में मिलिट्री है, अगर कोलैबोरेशन बढ़ रहा है, वो एक युद्धाभ्यास भी करने जा रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज जो है मेडिटेरियन में करने जा रहे हैं, और उस सबका इंपैक्ट है। और साथ ही सिनाई में मिस्र जो है अपना मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, वहां पर उन्होंने चाइनीज जो है डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट किया है, जिसके चलते इजराइल के ऊपर काफी प्रेशर माउंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या पूरा सिनारियो होने जा रहा है? क्या पैलेस्टीनियन स्टेट बनेगा? क्या इजराइल इस बढ़ते हुए प्रेशर को झेल सकता है? या अब अरब की पॉलिटिक्स, मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, उनके लीडरशिप में इजराइल को चेकमेट कर देगी, और क्या मिडिल ईस्ट में एक नया स्टेट उभर करके सामने आने वाला है? इन सारी चीजों पर हम इस वीडियो में जरूर फोकस करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे सिनारियो में अगर हम 7 अक्टूबर 2023 के बाद की बात करें, जिस तरीके से गाजा में एक जंग लड़ी जा रही है, और एक 7 अक्टूबर को मस्जिद अल-अक्सा स्ट्रॉम करके जो हमास का अटैक इजराइल के ऊपर हुआ, और उसके बाद इजराइल का इन्वेजन गाजा में हुआ, और लगातार ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आया, अभी दोहा में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस सब सिनारियो में इंडिया का क्या रोल रहा? और अगर पैलेस्टीनियन स्टेट उभर करके सामने आता है तो इंडिया ने कब पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज किया था, और आज भारत कहां खड़ा है? भारत की एक हिस्टोरिक भूमिका रही है पूरे मिडिल ईस्ट में, उस सिचुएशन में अगर हम देखें तो आज भारत कहां पर है? इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इट्स लाइक ए मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेट करेंगे तो डेफिनेटली हम कुछ क्वालिटी वीडियोज आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जहां तक बात है अब्राहम अकॉर्ड की, अब्राहम अकॉर्ड अब उस तरीके से प्लेन प्लेट में लगा करके इजराइल को नहीं मिलने जा रहा है। जो सिचुएशन मस्जिद अल-अक्सा स्टॉर्म जो कि हमास ने 7 अक्टूबर को किया था, उससे पहले की सिचुएशन थी जब इंडिया में G20 हुआ था और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनने की बात आई थी, वो सिचुएशन बिल्कुल अलग थी, और उस वक्त सऊदी अरब और इजराइल के रिलेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, और अगर ये सिचुएशन नहीं आई होती तो डेफिनेटली आज सऊदी अरब भी जो है अब्राहम अकॉर्ड से जुड़ चुका होता। लेकिन अब सिनारियो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। ईरान का एक पावर के तौर पर इमरजेंस हुआ है पूरे मिडिल ईस्ट में, और ईरान ने अपनी पावर को दिखाया है। हालांकि इजराइल ने अटैक किया, वो सारी चीजें हैं, लेकिन वो सब चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि ईरान का जो रिस्पॉन्स था, उस रिस्पॉन्स के बाद इजराइल बैकफुट पर आ गया है। फिर सऊदी अरब ने यह देखा कि जिस तरीके से दोहा में स्ट्राइक करी है इजराइल ने, क्यों नहीं ईरान
की तरह और दोहा की तरीके से सऊदी अरब पर इजराइल स्ट्राइक कर सकता है, और इसके चलते उन्होंने एक डील कर ली पाकिस्तान के साथ जिसमें एटॉमिक सिक्योरिटी की बात है, एटॉमिक अम्ब्रेला की बात है, और ये दोनों ने इस तरीके से करी है जैसे कि नाटो का आर्टिकल 5 है जिसमें दोनों किसी भी देश का हमला सारे नाटो को माना जाता है। वैसे ही इस डील में यह रखा गया है कि दोनों देशों पर से किसी देश पर भी हमला कोई भी देश करता है, एग्रेशन करता है, तो वो दोनों पर माना जाएगा। अब इसके बाद सऊदी अरब की जो रोल है, जो उसकी पोजीशन है मिडिल ईस्ट में, वो टोटली डिफरेंट हो गई है। वो मिडिल ईस्ट का पहला ऐसा कंट्री बन गया है जिसके पास न्यूक्लियर अम्ब्रेला है पाकिस्तान के सपोर्ट के साथ। तो ये एक बड़ी चीज उभर करके सामने आई। अब उन्होंने कहा कि एक रेड लाइन कि अगर आपने एनेक्सेशन किया तो हम क्या करेंगे, हम आपके साथ अब्राहम अकॉर्ड नहीं करेंगे, हम आपके साथ किसी भी तरीके के नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि फर्दर और सख्त तरीके के हम सैंक्शंस या स्टेप्स ले सकते हैं, जिसको उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है। तो ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि सऊदी अरब का रोल अब पूरी तरीके से चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। और इस डील के ऊपर अमेरिका ने भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं उठाए हैं, जो ये दिखाता है कि सऊदी अरब की सुरक्षा या मिडिल ईस्ट की जो सिक्योरिटी है, जो अभी तक अमेरिका नेट प्रोवाइडर था सिक्योरिटी, वो कहीं ना कहीं वो डाइवर्सिफाई करना चाहता है, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान को एक प्लेयर के तौर पर शामिल कर लिया है, मर्ज कर लिया है। और ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी तक इजराइल ही अकेला एक ऐसा कंट्री था पूरे मिडिल ईस्ट में जिसके पास एटॉमिक पावर थी, लेकिन अब पाकिस्तान की शक्ल में ये एटॉमिक पावर अलाइन हो गई है सऊदी अरब के साथ, जिसके चलते इजराइल के चैलेंजेस अब बढ़ गए। दूसरी तरफ इजिप्ट और टर्की है, दोनों बहुत करीब आ रहे हैं। अभी तक इनमें मेडिटेरियन में अपने अपने क्लेम से रिसोर्सेज के लिए, खास करके गैस और ऑयल के लिए, लेकिन अब जिस तरीके से इजरायली एग्रेशन बढ़ता गया है, दोहा के बाद चीजें बहुत तेजी से बदली हैं, और ये दोनों कंट्री भी अब साथ में आ रहे हैं। और इजिप्ट बहुत ज्यादा ईगर है एक अरब अलायंस, मिलिट्री अलायंस बनाने के लिए, और इसने सिनाई में अपना बिल्डअप भी कर रखा है कि किसी तरीके से रिफ्यूजीज जो हैं गाजा के वो सिनाई में ना आने पाए, और इसके चलते इजराइल के बॉर्डर पर उन्होंने अपना मिलिट्री बिल्डअप बढ़ाया है, टैंक्स वगैरह की वहां पर उन्होंने तैनाती करी है, 40,000 से ज्यादा फौज है, और उन्होंने ये बात कही है कि अगर इजराइल ने किसी भी तरीके का एग्रेशन कायरो पे किया तो कायरो इसका बिफिटिंग रिप्लाई देगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें ध्यान में रखने की अब जरूरत है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, खास करके यूरोप में देखें, ईयू की जितनी कंट्रीज हैं या नाटो की ज्यादातर जो कंट्रीज हैं, उनमें से अब ज्यादातर लोगों ने, आप अगर देखेंगे इस मैप के जरिए से आप देखें तो ज्यादातर 80% कंट्रीज ने, यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर कंट्रीज हैं, उन्होंने जो है पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज कर दिया है। यूरोप ऑलमोस्ट पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज कर चुका है। एक दो कंट्रीज इंपॉर्टेंट जो है उनको अगर छोड़ दिया जाए तो ये एक बड़ा चेंज हुआ है, और ये इस बात को दिखा रहा है कि जो रिकॉग्निशन है ये एक तरीके से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अमेरिका जो है I5 एक कंट्रीज ग्रुप होता है जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, और साथ में जो है ब्रिटेन है, तो कनाडा है। तो ये जो 5 कंट्रीज हैं I5 कहलाती हैं, और इन I5 में ये सब इंग्लिश ओरिजिन लोग हैं। इन I5 में अमेरिका को छोड़ दिया जाए अगर, तो आप देखें 4 कंट्रीज जो है वो रिकॉग्नाइज कर चुकी हैं पैलेस्टीनियन स्टेट को। इस तरीके से अमेरिका काफी हद तक अगर आप देखेंगे आइसोलेट हो गया I5 में, ईयू में, नाटो में, हर जगह अमेरिका अकेले सोलली जो है इजराइल के सपोर्ट पर खड़ा हुआ है, और अब अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा कि इजराइल को प्रोटेक्ट कर सके। तो इजराइल डिप्लोमेटिक तौर पर एक बिसात में पिछड़ चुका है, वो चेस बोर्ड में मात खा चुका है। हाँ, अभी उसका एग्रेशन जारी है, और वो एग्रेशन अमेरिका के सपोर्ट के साथ है, क्योंकि इजराइल की पावर जो है वो बैकडोर से अमेरिकन पावर है। जिस दिन वो पावर विड्रॉ होगी अमेरिका की शक्ल में, उसी दिन इजराइल जो है 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ जाएगा, उसके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा। तो ये समझने की जरूरत है। अब अगर हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करें, तो इंडिया ने 1988 में फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो है पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज कर दिया था, और महात्मा गांधी से लेकर के इंडिया की जितनी भी गवर्नमेंट रही है, राइट फ्रॉम नेहरू टू टिल नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, आप देखें पैलेस्टीनियन काज को ऑफिशियली इंडिया सपोर्ट करता रहा है। पहले इंडिया का बहुत ही ओपन सपोर्ट रहा है, लेकिन जैसे जैसे भारत के इजराइल के साथ रिलेशन इंप्रूव करते गए, कहीं ना कहीं हमारा वो जो कमिटमेंट था वो इस मैसेज के साथ मिडिल ईस्ट में गया कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो इजराइल के साथ ज्यादा है, और हमारा मिडिल ईस्ट में उस तरीके का कोई स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट नहीं है। भले ही हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और हमारे जो वहां पर काम करने वाले वर्कर्स हैं जो कि करोड़ों की तादाद में हैं वहां मौजूद हैं, और वहां से हमको अरबों डॉलर का रिमिटेंस आता है। इस सब के बावजूद इसका नतीजा क्या हुआ कि इंडिया
आज इस सिचुएशन में जो रोल इंडिया का होना चाहिए था, जो इंडिया का लीडिंग रोल होना चाहिए था, वो इंडिया का लीडिंग रोल नजर नहीं आ रहा है। ये एक बड़ी इंडिया की डिप्लोमेटिक आप कह सकते हैं कि चुनौती है कि इसको कैसे ओवरकम किया जाए, क्योंकि अब पाकिस्तान का रोल ओआईसी के जरिए से ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट था। अब उसने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस डील कर ली है और इस डिफेंस डील में वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड करा रहा है सऊदी अरब को, जिसके चलते उसका रोल काफी डिसाइसिव हो गया है। और इस सिचुएशन में इंडिया के लिए ये सेटबैक के तौर पर डील आई है सऊदी अरब और पाकिस्तान की, इसका भी इंपैक्ट हुआ है। दूसरी तरफ अगर इजराइल पैलेस्टीनियन स्टेट को लूज करता है, यानी एक नया स्टेट उभर करके सामने आता है और वेस्ट बैंक और गाजा में अब उसकी प्रेजेंस अगर नहीं रह जाती है, तो इसका इंपैक्ट इनडायरेक्टली इंडिया के ऊपर भी पड़ेगा। इंडिया का जो कश्मीर का इश्यू है उसके ऊपर दुनिया का फोकस बन सकता है, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज है वो भारत के ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर सकती हैं। तो ये भी इंडिया को देखने और समझने की बात है। उसके बाद एक और दूसरी सिचुएशन है कि जब एक पैलेस्टीनियन स्टेट उभर करके सामने आ जाएगा, फिर एक को एग्जिस्टेंस की बात आएगी कि कैसे पीसफुल पैलेस्टीनियन स्टेट और इजराइल साथ में रहे, और एक अरब कंट्री में एक अब्राहम अकॉर्ड की एक लहर भी आ सकती है इस टू स्टेट सोल्यूशन के साथ, जिसके चलते इजराइल के इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं भारत के साथ कम होते हुए नजर आएंगे, और भारत के इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में भी जो है, जिस तरीके से पाकिस्तान का रोल लार्जर फ्रेमवर्क में आया है, उसके बाद वहां भारत के लिए मुश्किल होगी। तो कुल मिलाकर के भारत क्या गेन कर रहा है और क्या लूज कर रहा है, ये भारत को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और हमारी डिप्लोमेसी में इस पर जरूर फोकस किया जाना चाहिए कि हम अपने इंटरेस्ट को इन द लॉन्ग रन और इन नियर फ्यूचर कैसे सिक्योर कर रहे जा रहे हैं। कुल मिलाकर के एक डिफिकल्ट टाइम अगर इंडियन डिप्लोमेसी की बात की जाए तो एक टफ टाइम चल रहा है, और इस टफ टाइम में बहुत ही हमको डिसाइसिव डिसीजन लेने होंगे जो कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। कुल मिलाकर के एक पैलेस्टीनियन स्टेट आने जा रहा है, जीनोसाइड डेफिनेटली इजराइल द्वारा किया गया है, और उस जीनोसाइड के चलते ही इजराइल के ऊपर यह प्रेशर बिल्डअप हुआ जो कि पूरी दुनिया ने देखा। और एक चीज और है कि आप वेस्टर्न पॉलिसीज को देखें कि 1917 में बल्फोर डिक्लेरेशन आया, और इस बल्फोर डिक्लेरेशन के चलते इजराइल के इस्टेब्लिशमेंट के या क्रिएशन के लिए एक रास्ता तैयार हुआ। और फिर आप देखें कि पील कमीशन आया जब 1935 और 37 में पैलेस्टीनियन टेरिटरी में बड़े पैमाने पर वायलेंस हुआ यहूदियों और मुसलमानों के बीच में, और उसके बाद 1948 में इजराइल उभर करके आया। आज वही वेस्ट, वही यूनाइटेड किंगडम जिसने बल्फोर डिक्लेरेशन को एस्टैब्लिश किया था, आज वही लीडिंग रोल में है कि हम पैलेस्टीनियन स्टेट की एम्बेसी को लंदन में एस्टैब्लिश कर रहे हैं, और एक टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ने की वो लीड कर रहा है। फ्रांस ने और सऊदी अरब ने आज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक समिट को लीड किया है इसके ऊपर, और मीटिंग में तमाम देशों ने समर्थन जताया। तो कुल मिलाकर के हमको वेस्ट की जो इंपीरियलिस्टिक कॉलोनियल माइंडसेट है और उनकी जो पॉलिसीज है उसको भी समझने की जरूरत है कि जब तक उनके इंटरेस्ट इजराइल के साथ थे उन्होंने इजराइल का पूरा फुल सपोर्ट किया। अब उनके इंटरेस्ट इस तरीके के किसी भी जीनोसाइड या एग्रेशन के खिलाफ जा रहे हैं, तो अब वो अपने स्टैंड को भी चेंज कर रहे हैं, और वेस्ट की ये पॉलिसी ही रही है कि वो अपने इंटरेस्ट को मेंटेन करते हैं कि उनका इंटरेस्ट कहां रेस्ट करता है, जहां उनका इंटरेस्ट होता है वो वहां मूव कर जाते हैं। उनकी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं होती बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक तरीके की डायनेमिक अप्रोच होती है, जिसके चलते वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में सफल और कामयाब भी रहते हैं। कुल मिला के कैसा लगा मेरा एनालिसिस, कमेंट में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।